स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्टिविटी डायग्राम्स। एक्टिविटी डायग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में भी आपने बनाना सीखी होगी। और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ डायग्राम्स किस तरह से होती है। कुछ डायग्राम्स स्टैटिक मॉडल्स होते हैं और कुछ डायनामिक मॉडल्स होते हैं। यूएमएल, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम डिफरेंट मॉडल्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ स्टैटिक मॉडल्स होते हैं और कुछ डायनामिक मॉडल्स होते हैं। स्टैटिक मॉडल्स कौन कौन से हैं? ऐसे मॉडल्स जो स्टैटिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसमें कुछ चेंज बिहेवियरल चेंज नहीं होती। बिहेवियरल चेंज क्या होती है? हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नंबर वन एट्रीब्यूट एंड नंबर टू बिहेवियर, जिसको आप एक्शंस भी कह देते हैं, जिसको आप मेथड्स भी कह देते हैं, जिसको आप फंक्शंस भी कह देते हैं। तो ऐसी चीज़ें इसमें बिहेवियरल रिप्रेजेंटेशन शामिल नहीं होती, यानी बिहेवियर चेंज की वाइज जो चेंज है वो डायग्राम के अंदर शो नहीं होती। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्टैटिक स्ट्रक्चर। कौन कौन से हैं? क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और यूज केस डायग्राम। ये सारी डायग्राम जो है ये स्टैटिक मॉडल की कैटेगरी है। दूसरी किस्म के मॉडल्स कौन से मॉडल्स हैं? डायनामिक मॉडल। रिप्रेजेंट द डायनामिक बिहेवियर और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन और सिस्टम। क्या मतलब है इस बात का? कि बिहेवियर चेंज को शो करते हैं। इंटरेक्शन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और ऑपरेशन डायग्राम डिस्क्रिप्शन। जिसका मतलब ये है कि ये सारी वो डायग्राम्स हैं जिनके अंदर बिहेवियरल चेंज शो किया जाता है। इंटरेक्शन डायग्राम कौन है? जिनमें सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम दोनों आ जाती हैं, जो कि हमने पूरा सा इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में टच किया था। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी शायद आपने करवाई गई थी। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो है एक्टिविटी डायग्राम, विच इज पार्ट ऑफ डायनामिक मॉडल कैटेगरी ऑफ मॉडल डायग्राम्स। ये का मतलब क्या है? अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं, उसी को आगे लेके चलते हुए डायनामिक सिस्टम बिहेवियर में बी व्यूड फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव्स। डायनामिक की जब आप बात करते हैं तो दो तरह से आप बिहेवियर को सेग्रीगेट कर सकते हैं। नंबर वन इंटर ऑब्जेक्ट बिहेवियर एंड नंबर टू इंट्रा ऑब्जेक्ट बिहेवियर। इंटर ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन, जिसको हम मैसेज पासिंग या फिर कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। जैसे एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास के मेथड्स को कॉल करती है। इंट्रा ऑब्जेक्ट बिहेवियर क्या होता है कि जो एक ही ऑब्जेक्ट का बिहेवियर चेंज है। उसके बाद अगर आप इसको इस तरह से देखें, कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑपरेशन हो सकते हैं और इसके अलावा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो उन ऑपरेशंस की बुनियाद पर ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है और उसका सी स्टेटस है, ठीक है, सी स्टेटस का एक एट्रीब्यूट है जो कि उसको पेड है या फिर नहीं पेड। और इसी तरह से ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम लेट्स सपोज एक मेथड डिवाइड करते हैं कि एक चेंज सी स्टेटस का मेथड है जो कि एक पैरामीटर लेगा यस नो का, जो कि उसके एट्रीब्यूट को सेट कर देगा सी स्टेटस के पेड है या फिर नहीं पेड है। तो अगर आप इसको देखें कि एक ये जो ऑपरेशन है चेंज सी स्टेटस का, ये उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है सी स्टेटस की। तो ये क्या होगा? एक ही ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, पेड है या फिर अनपेड है। तो इसकी ये एक एग्जांपल है कि इसने इंट्रा ऑब्जेक्ट बिहेवियर को चेंज कर दिया है।
नाउ कमिंग करने लगी थी क्या एक ऐसी डायग्राम है जो कि किसी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस और कंडीशंस की वजह से किसी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट में मल्टीपल चेंजेस को शो करती है। अब इसको सादा तरीके में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो यूँ कहा जा सकता है कि जैसे हमने यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, यूज़ केस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हर यूज़ केस की अलग-अलग। अगर आप किसी भी एक यूज़ केस का एक सिनेरियो उठाएँ और उस सिनेरियो को आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो होगी एक्टिविटी डायग्राम। उसमें एक चीज़ ये है कि हम इसकी कुछ नोटेशंस खास होती हैं, उनको यूज़ करते हुए हम उस सिनेरियो को डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं उसको जैसे हम डायग्राम यूज के डायग्राम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या फिर सिस्टम लेवल बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंटेशन आप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल या फिर सिस्टम लेवल पे कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूजेस ऑफ द एक्टिविटी डायग्राम इज ड्यूरिंग ऑपरेशन डिजाइन। आपने जो आपके ऑपरेशन है या फिर मेथड्स हैं उनको डिजाइन करना है फॉर द क्लास डायग्राम, तो पहले आप क्या करें, एक्टिविटी डायग्राम्स बना लें। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस क्लास में कौन से आ सकते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम्स जो है वो इंटरेक्शन डायग्राम की तरह ही है, जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम्स है। तो ये क्या करती है, सिस्टम का बिहेवियर को मॉडल करती है और सिस्टम के एग्जीक्यूटेबल्स को कंस्ट्रक्ट करती है। एग्जीक्यूटेबल्स क्या चीज़ है, यही जो कि मेथड को बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो मैसेजेस कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पास होते हैं, ये हमें इंटरेक्शन डायग्राम बताती है, जबकि जो एक्टिविटी डायग्राम्स है वो एक ही ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंट चेंजेस को शो करती है। तो ये हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के मेथड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यूएमएल के अंदर एक्टिविटी डायग्राम की जो डेफिनेशन है, अ वेरिएशन ऑफ अ स्टेट मशीन एसटीडी एक और डायग्राम है जो कि हमने लास्ट कोर्स में भी डिस्कस की है, उसी की एक वेरिएशन है एक्टिविटी डायग्राम। तो बिल्कुल ये मिलती जुलती हैं आपस में। तो ये क्या है, अ वेरिएशन ऑफ अ स्टेट मशीन इन विच द स्टेट्स रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस और सब एक्टिविटीज एंड द ट्रांजिशंस आर ट्रिगर्ड बाय द कंप्लीशन ऑफ द एक्शंस और सब एक्टिविटीज। यूं समझ लें कि जो स्टेट है वो कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन, कोई प्रोसेस है, और जो ट्रांजिशंस हैं इसका मतलब ये है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी में मूव करना है। इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेट मशीन ऑफ अ प्रोसीजर इटसेल्फ। तो ये एक किसी खास प्रोसीजर का, या यूं कह लें किसी एक यूज केस की एक्टिविटी को शो करती है। तो एक्टिविटी डायग्राम कैसे बेनिफिशियल है, क्यों यूजफुल है? दे डिस्क्राइब द इंटरनल बिहेवियर ऑफ एन ऑपरेशन पिक्टोरिकली। किसी भी ऑपरेशन को ये एक खास शक्ल में हमें दिखा देती हैं। दे डिपिक्ट एक्टिविटीज दैट कैन अकर इन पैरेलल। ये वो एक्टिविटीज शो कर देती हैं जो कि इन पैरेलल अकर हो सकती हैं। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई एक्टिविटीज हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स एल्सवेयर। तो वो एक्टिविटीज भी बता देती हैं जिनकी कहीं और उन मेथड्स को होना चाहिए, यानी वो मेथड जो किसी खास ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, जो किसी खास जो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और क्लास की फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे अलाउ टू द डिस्कवरी ऑफ कॉमन फंक्शनैलिटी विद इन अ सिस्टम। तो एक ही कॉमन फंक्शनैलिटी को बताने के लिए वो इस्तेमाल होती हैं किसी एक सिस्टम में। ये कुछ नोटेशंस हैं जो एक्टिविटी डायग्राम में इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले ये जो फील्ड सर्कल है, दैट इज द स्टार्ट स्टेट। जो प्रोसेस है उसको आप राउंडेड रेक्टेंगल से शो करते हैं, उसको हम एक्टिविटी या फिर एक्शन कहते हैं। इसके बाद ये जो एरो है ये ट्रांजिशन को शो करता है, और फाइनल या फिर एक एंड स्टेट होती है जो कि फील्ड सर्कल और उसके अराउंड एक और सर्कल होता है, उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक मिसाल है एक्टिविटी डायग्राम की, या फिर स्ट्रक्चर कह लें इस तरह का होता है, स्टार्ट देन एक्टिविटी वन, और दरमियान में जो आपको लाइन नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड फोक।
फोक कहाँ पे लगाया जाता है? जहाँ पे दो पैरेलल एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 इन पैरेलल अकर हो सकती हैं। अच्छा जी, अब एक्टिविटी 2 के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या एक्टिविटी 4 अकर होगी या फिर एक्टिविटी 5 अकर होगी। तो यहाँ पे आप ब्रांच यूज करते हैं, या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड सिंबल इस्तेमाल होता है, और दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक एक्टिविटी 4 में और एक एक्टिविटी 5 में। अच्छा जी, और जब भी आपने मर्ज करना हो दो तरफ से आने वाली चीजों को या दो ब्रांचेस को, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ब्रांच के बाद ही आ रही हूँ या किसी एक डिसीजन के बाद भी आ रही हूँ। जहां भी आप देखेंगे कि दो एरोज किसी सेम पॉइंट पे मर्ज होने हैं, तो वहां पे आप मर्ज सिंबल, बिल्कुल डायमंड सिंबल जैसे ये ब्रांच का है वैसे ही मर्ज का है, आपने वो इस्तेमाल करना है। और जब ये खत्म होना है, यानी ये आपस में मिलना है, तो जैसे एक्टिविटी 3 और एक्टिविटी 2 आपस में स्प्लिट हुई थी, और वैसे ही जब मिलना है तो यहाँ पे हमने ज्वाइन इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटीज होनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि हम एक्टिविटी 2 वाले वे से आ रहे हैं या एक्टिविटी 3 वाले वे से आ रहे हैं, हम एक्टिविटी 6 में जाना है तो उससे पहले हमने ज्वाइन इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जो है वो एक्टिविटी एंड हो रही है। इसको एक मिसाल के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें कस्टमर सेल्स को दिखाया गया है। सेल इंटरफेस है, प्रपोजल ऑर्डर है, कोटेशंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि डिफरेंट जो है ऑनर्स कोटेशंस देते हैं, जिसको देखते हुए कस्टमर उनको एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट कर देते हैं किसी की कोटेशन को। इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, डिफरेंट ऑनर्स जो हैं उसको क्या क्या प्राइसेस आपको ऑफर कर रहे हैं, वो होती है कोटेशन। अब कस्टमर उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, ये कस्टमर पे बेस करता है। तो कस्टमर इंटरफेस में आपके पास स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद कस्टमर ने इनिशियलाइज कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो किसी भी चीज को लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइज करना चाहता है, वो इनिशियलाइज हुआ। इनिशियल अपॉर्चुनिटी इनिशियल अपॉर्चुनिटी वर्क आ गया। उसके बाद इनिशियल अपॉर्चुनिटी वर्क उसने बताया इस एक्टिविटी में। देन एक डिसीजन है कि उसका एक्सेप्ट हो जाता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो अगर तो वो एक्सेप्टेड है तो क्या होगा, क्रिएट जो ऑनर है वो उसको एक प्रपोजल देगा कि मैं तुम्हें इतनी चीज इतने में प्रोवाइड कर दूंगा, क्रिएट प्रपोजल प्रोजेक्ट प्लान। उसके बाद यहाँ पे आपको फोक नजर आ रहा होगा, जिसका क्या मतलब है कि इन पैरेलल ये एक्टिविटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? एनालाइज एंड फाइनलाइज प्रपोजल, क्रिएट प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रोजेक्ट प्लान, और प्रिपेयर अ कोटेशन या फिर प्रिपेयर अ कोड। ये तीन एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इकट्ठी हो सकती हैं। उसके बाद इन तीनों एक्टिविटीज के बाद ये जो कंपाइल एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये इन तीनों के बाद होनी ही होनी है। तो ये जो है मर्ज हो रही है यहाँ पे, या फिर इसको ज्वाइन कहते हैं। जो ये स्टार्ट में सिंबल आती है स्प्लिट करने के लिए एक्टिविटीज को, उसको फोक कहते हैं। और जहाँ पे इन्होंने ज्वाइन होना होता है, इसको हम ज्वाइन कहते हैं। उसके बाद कंपाइल एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, और प्रेजेंट द प्रपोजल, कस्टमर ने प्रेजेंट किया प्रपोजल को, ऑब्टेन कस्टमर डिसीजन, कस्टमर का डिसीजन आ गया और एक्टिविटी एंड हो गई। और अभी यहाँ पे हमने रिजेक्टेड वाला फ्लो देखना है। रिजेक्टेड के केस में कस्टमर ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स देखे, और अगर तो ज्वाइन विद अदर सप्लायर और चेंज रिक्वायरमेंट, उसने ये एक ब्रांच निकाली। अगर तो ये ज्वाइन हो गया, कोई और उसको ऑनर मिल गया या कोई और सप्लायर मिल गया कस्टमर को, तो वो फिर दोबारा से ये चीज चलेगी। लेकिन अगर नहीं मिला, रिजेक्टेड और रीडायरेक्टेड टू अदर रीजन और सप्लायर, तो वो एक्टिविटी एंड हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल थी सेल्स की,
या कस्टमर जो है वो चीज़ लेना चाहता है किसी प्रपोजल की बेस पे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें दिखाई गई है वो ये लाइंस हैं। इनको हम स्विम लेन्स बोलते हैं। यहाँ पे ये स्विम लेन्स एक्टिविटी डायग्राम में इस्तेमाल होती हैं। किस लिए इस्तेमाल होती हैं? यूँ समझ लें जैसे यूज़ केस डायग्राम के अंदर डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट यूज़ केसेस को ट्रिगर कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही कस्टमर सेल्स इंटरफेस के अंदर इनिशियलाइज कॉन्टैक्ट, इनिशियल अपॉर्चुनिटी वर्क, सर्च ऑल्टरनेटिव, प्रेजेंट द प्रपोजल, ऑब्टेन कस्टमर डिसीजन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कस्टमर ने करनी है। प्रपोजल ओनर ने क्रिएट प्रपोजल, एनालाइज एंड फाइनलाइज प्रपोजल, क्रिएट डिलीवरी प्रोजेक्ट प्लान, कंपाइल एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सारे काम प्रपोजल ओनर ने करने हैं। इसके अलावा कोर्ट ओनर ने क्या करना है? प्रिपेयर अ कोर्ट। तो इन सारी एक्टिविटीज को सेग्रीगेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम स्विम लेन्स ड्रॉ कर देते हैं इनके दरमियान, जो ये सीधी लाइनें आपको नजर आ रही हैं। हालांकि ये एक्टिविटी डायग्राम का फ्लो इसी तरह से चल रहा है, यहाँ से ये इधर आ रही है, फिर इधर और ये यहाँ पे एंड हो रही है। तो हमने एक फ्लो डिजाइन किया एक्टिविटी डायग्राम के जरिए। उसके साथ साथ हमने इन एक्टिविटीज को डिफरेंट हिस्सों में ड्रॉ किया, ताकि ये पता चले कि कौन सी एक्टिविटी किस स्टेक होल्डर ने, किस ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस ऑब्जेक्ट की जो एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वही उस क्लास के अंदर शामिल हो जाएगा और वही मेथड उस क्लास में हम डाल देंगे। दैट इज वाई शुरू में ये आपको बताया गया कि जो ये एक्टिविटी डायग्राम है वो मेथड्स को या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए, मेथड्स को, एक्शंस को, बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाई है एक्टिविटी डायग्राम की। आपको फोक का बताया, जॉइन का बताया। इसी तरह से यहाँ पे ये ब्रांच है जो इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ पे ये एक और ब्रांच इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि जहाँ पे भी दो एरोज किसी एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हों और उसके बाद कोई एक्टिविटी होनी हो तो वहाँ पे आपने मर्ज इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ऑल्दो दो ब्रांचेस इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन कहीं पे भी दो एरोज इकट्ठे एक जगह पे नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से मर्ज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये जो डायग्राम है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो ये है कि स्विम लेन्स के ऊपर आपको जो आउटपुट मिल रही है वो दिखाई गई है इन स्क्वेयर रिक्टेंगल। जैसे कि क्रिएट हुआ डॉक्यूमेंट, अपडेट हुआ तो वो एक ड्राफ्ट बन गया। उसके बाद रिव्यू हुआ तो वो रिव्यूड डॉक्यूमेंट बन गया। यानी स्विम लेन्स के ऊपर जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन जा रही है तो उस दौरान जो आउटपुट, जो वर्क प्रोडक्ट बन रहा है, उसको भी डिस्प्ले किया गया है ऑन द स्विम लेन। तो ये एक अलग चीज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले डायग्राम में आपको नज़र आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग की आपको एग्जांपल दिखाई गई है, प्रोसेस ऑर्डर की एग्जांपल दिखाई गई है, रिजॉल्व कोई इशू रिजॉल्व करवाना है उसका क्या सिस्टम है वो दिखाया गया थ्रू एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो वही है जो पहले भी हमने देख ली है। सिंगल साइन ऑन टू गूगल ऐप्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल एक्टिविटी डायग्राम्स आपके सामने पेश की गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं ऑन गूगल क्लासरूम इन योर कमेंट्स।